नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। और कैसे हैं आप लोग। तो हम आज आए हैं हिंदी नाटक लेकर फिर से। इकाई 8 भाग 9 तक हम कर चुके हैं, आषाढ़ का एक दिन। तो अब हम पढ़ेंगे आगरा बाज़ार नाटक, जो कि हबीब तनवीर जी का है और भाग 10वां है हमारा। तो लॉकडाउन चल रहा है, आशा है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे अच्छे से। तो आज के नाटक पर भी आपको ध्यान देना है। आगरा बाज़ार जिसका नाम है, नाम से ही हमें पता चलता है कि किसी बाज़ार के ऊपर ये नाटक बनाया गया। और कहाँ का बाज़ार है ये? आगरा का बाज़ार है। अब जब बाज़ार है तो बाज़ार में बहुत सारी दुकानें होती हैं और बहुत सारे लोग होते हैं, तो इसमें पात्र भी उसी तरह से बहुत ज़्यादा हैं। तो पहले इसके तथ्य देख लेते हैं। इसके रचना काल की बात करें तो 1954 ईस्वी जो है वो इसका रचना काल है। और इसका जो स्थान लिया गया है इस नाटक को बनाने के लिए वो है आगरा के किनारी बाज़ार का एक चौराहा, जिसके दृश्य इसमें दिखाए गए हैं और काफ़ी सारे इसमें पात्र हैं। इसके अंक जो हैं वो 2 अंक हैं। इसमें समय काल जो है 1810 ईस्वी के आसपास का समय जो है इसमें दर्शाया गया है। और अगर हम हबीब तनवीर जी के नाटक की बात करें तो उनके 3 मुख्य जो नाटक हैं, आगरा बाज़ार, मिट्टी की गाड़ी और चरणदास चोर, जिनका समय काल 54, 58 और 75 ईस्वी है, 1900 के समय की बात है ये। तो 3 नाटक हैं इनके, और सबसे पहला जो इसमें दिख रहा है वो आगरा बाज़ार ही है। और अगर हबीब तनवीर जी की बात करें तो थिएटर के विकास के सोते जो है, सोते का मतलब होता है कोई भी, जैसे झरना कह सकते हैं हम इसे, वो हमें आगरा बाज़ार से ही मिलते हैं। यानी कि थिएटर का जो विकास शुरू हुआ है हबीब तनवर जी के, वो आगरा बाज़ार नाटक से ही हमें शुरुआत उसकी मिलती है। तो जामिया मिलिया इस्लामिया के मंच पर जो है आगरा बाज़ार का पहला शो जो है वो 14 मार्च 1954 ईस्वी को संपन्न हुआ। आगरा बाज़ार जो है हबीब तनवर की जो है मौलिक कृति नहीं, बल्कि नज़ीर अकबराबादी की नज़मों पर आधारित एक नाट्य कृति है। और मेरे बाद जो उनकी रचना है वो गालिब की गज़लों पर आधारित। तो कोई ना कोई आधार इनके नाटक का ज़रूर हमें नज़र आता है। ये सारे जो हैं तथ्य हैं इस नाटक के बारे में जो हमें पता होने चाहिए। अगर हम इस नाटक के कथ्य की बात करें कि इसमें क्या बताने की कोशिश की गई है, तो इसमें ककड़ी बेचने वाला जो है उसके इर्द गिर्द बुनी गई कथा वस्तु के माध्यम से आम आदमी की त्रासदी को प्रस्तुत करना है कि किस प्रकार से कोई इंसान जो अपनी रोजी रोटी चलाना चाहता है उसको किस प्रकार से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और वो किस कोशिश में लगा रहता है कि मैं अपनी किस तरह से आमदनी कर लूँ कि ताकि मेरा पेट भर जाए। तो ये ककड़ी बेचने वाले के माध्यम से इस नाटक में बताया गया है। इस नाटक का उद्देश्य क्या है? आगरा बाज़ार का जो यथार्थ चित्र है, जो हमें वास्तविक चित्र है, वो इसमें प्रस्तुत किया गया है। अब इसके अगर पात्र देखें तो बहुत सारे पात्र हैं। इसमें मुख्य पात्र ये वाले हैं जो मैंने लिखे हैं इसमें। पहला फ़कीर है, दूसरा फ़कीर है। इसमें 2 फ़कीर दिखाए गए हैं। एक ककड़ी वाला है, तरबूज वाला है, एक लड्डू वाला, पतंग वाला, किताब वाला, एक मदारी है, एक शायर है, हमजोली है। इस प्रकार से बहुत सारे नाटक हैं, पात्र हैं इसमें नाटक में। तज़किरानवीस एक पात्र है, पतंग का ग्राहक है, घोड़ों का सौदागर, रीछ वाला, अजनबी, किताब का ग्राहक, एक लड़का है, एक लड़की है। यानी इसमें एक छोटे बच्चे भी हैं, 1-2 पात्र जो आगे पता चलेगा आपको। बर्फ़ वाला है, दर्जी है, पनवाड़ी, बंदर, रीछ। इस प्रकार से बंदर भी है जो तमाशा दिखाने वाला, जो मदारी उसके पास जो बंदर है, तो बंदर भी एक प्रकार का पात्र ही हुआ। तो बहुत सारे पात्र हैं इसमें जिनके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। उसके बाद देखें तो इस नाटक में किसी एक केंद्रीय पात्र की योजना नहीं की गई है जिसके इर्द गिर्द घूमता हो। अगर जो हम ककड़ी वाले के माध्यम से भी इस नाटक को दिखाने की कोशिश की गई है कि आम आदमी की त्रासदी क्या है, तो वह भी केंद्रीय पात्र नहीं है, क्योंकि कहानी जो है बहुत सारे पात्रों को लेकर बुनी गई है। कभी किसी की कोई बात चल रही है तो कभी किसी की कोई बात चल रही है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें नाटक में नज़र आएंगी। और जब यह नाटक ओखला में खेला गया था तो 75 आदमी जो हैं वो मंच पर आए थे। समझ लीजिए कितने सारे पात्रों का प्रयोग किया गया, क्योंकि बाजार का दृश्य, और बाजार में तो भीड़ भाड़ होती ही है। अतः पात्र की दृष्टि से आगरा बाजार नाटक का जो नाटकीय तत्व है त्रुटिपूर्ण नजर आता है। किसी भी नाटक को देखने का मज़ा तभी आता है जब उसमें थोड़े पात्रों की संख्या जो हो वो सीमित हो, ताकि अगर हम किसी नाटक को पढ़ें भी तो हमें जल्दी से समझ में आ जाए। क्योंकि इतने सारे पात्रों को जब लेकर नाटक लिख दिया जाता है और उस नाटक को जब हम पढ़ते हैं तो एक दिमाग में वो हम कह सकते हैं बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं कि दिमाग में बहुत सारे जो है हमारे संदेह उत्पन्न हो जाते हैं। हमें जो है पात्रों के नाम तक याद नहीं हो पाते कई बार। लेकिन इसमें नाम नहीं है, इसमें खाली ये है ककड़ी बेचने वाला है, पान वाला है, इस प्रकार से बहुत सारे पात्र हैं।
इस नाटक में जो विक्रेता हैं, ककड़ी वाला, तरबूज वाला आदि, उनकी भीड़ दिखाई गई है एक तो, साथ साथ दरोगा, पुलिस और शायर जो हैं वो अलग से एक उन वो वाले पात्र दिखाए गए हैं। और अगर इस नाटक के हम रस की बात करें तो इस नाटक में हास्य रस है, क्योंकि बीच बीच में कुछ ऐसे वाक्य यहाँ पे होते हैं जिनसे हंसी आ जाती है, और अधिकतर हास्य रस का ही इस नाटक में प्रयोग किया गया है। अब हम इसकी कथा वस्तु को लेकर चलते हैं। कथा वस्तु में भी आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी, तो मैं इसमें पॉइंट्स बताती जाऊंगी, और उन पॉइंट को जो है, जो भी बिंदु होंगे मैं बताऊंगी, उनको हम जो है उनकी उसकी व्याख्या करती हुई चलूंगी साथ साथ। तो पहला जो प्रथम अंक है इसमें, इस नाटक का आरंभ जो होता है वो दो फ़कीरों द्वारा होता है, शहर आशोभ के द्वारा होता है इसमें, जो कि एक नज़ीर की एक कविता है जिसमें नगर की दुर्दशा का वर्णन किया गया है। तो दो फ़कीरों द्वारा जो है एक कविता गायन के साथ जो है इस नाटक का आरंभ दिखाया गया है यहाँ पर। फिर दोनों फ़कीर जो हैं, एक जो फ़कीर है नज़्म पढ़ते हुए जो है स्टेज से बाहर चले जाते हैं और पर्दा उठता है। तो प्रारंभ कैसे होता है, दोनों फ़कीर आए, उन दोनों ने गाना गाया और इसके बाद वो स्टेज से बाहर चले जाते हैं और फिर पर्दा उठता है और नाटक का प्रारंभ यहीं से हो जाता है। एक फ़कीर के हाथ में जो है कशकोल है यानी भिक्षा पात्र है, और एक के हाथ में जपने की माला है, उसके हाथ में भिक्षा पात्र जपने की माला, दूसरे के हाथ में एक डंडा और लोहे के कड़े हैं। वो नज़्म जो सुना रहे हैं उसके शब्द ये हैं कि है अब तो कुछ सुखन का मेरे कारोबार बंद, शायर कहो नज़ीर कहो आगरे का, इस वास्ते ये उसने लिखे 4-5-4 बंद। और दोनों फ़कीर नज़्म पढ़ते हुए बाहर चले जाते हैं, यहाँ पे पर्दा उठ जाता है और नाटक प्रारंभ हो जाता है। बाज़ार में अजीब बेरौनकी का वातावरण है, यानी कि बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। तिल के लड्डू वाला, तरबूज वाला, बर्फ़ वाला, ककड़ी वाला, पान वाला, सारे अपने वस्तुओं की प्रशंसा कर रहे हैं ताकि कोई खरीद ले, कोई लेने वाला हो, कोई खरीदार लेकिन है नहीं वहाँ पे। और पृष्ठभूमि में पीछे एक औरत जो है तबले और सारंगी पर गज़ल गा रही है। पान की दुकान के ऊपर कोठा है एक बना हुआ जिसमें चहल पहल है। पतंग वाले की दुकान बंद है। किताब वाले के यहाँ पर एक आध ग्राहक जो है किताबें खरीदता हुआ देखता हुआ नज़र आ रहा है। एक ककड़ी वाला है जो ककड़ी बेचने की कोशिश कर रहा है। एक ग्राहक है जो किताब की दुकान से निकलकर पान वाले के यहाँ पहुँच जाता है और किताब वाला अपने हिसाब किताब में लग जाता है। तो ये पूरा दृश्य जो है इसमें अजीब बेरौनकी का वातावरण यहाँ पर हमें नज़र आता है। फिर ककड़ी वाले और लड्डू वाले का झगड़ा होता है, और किस प्रकार से झगड़ा होता है। ककड़ी वाला जो है वो लड्डू वाले से झगड़ा कर बैठता है कि तू मेरे स्थान पर बैठा हुआ है। लड्डू वाला कहता है कि इसी कारण जो है मेरे लड्डू बिक नहीं रहे हैं। ककड़ी वाला कहता है तू आवाज़ लगाता है कि सवेरे से 200 लड्डू बेच चुका है, अभी कुछ हैं 2 घड़ी बाद या मिले ना मिले, इस प्रकार से तो तू झूठ बोलकर बेच रहा है और तू मेरी जगह बैठा हुआ है। तो लड्डू वाला भी जो है कहता है कि 10 दिन से मेरा एक भी लड्डू नहीं बिका है, यहाँ तो बातों के पैसे मिलते हैं, हमसे सस्ता कोई लड्डू नहीं बेचता। दोनों में जगह को लेकर जो है नोकझोंक होती है और दोनों का झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। और लड्डू वाला कहता है कि काली चीज़ देखने से ग्राहक बिदक जाते हैं, और ककड़ी वाला उससे मजाक में कहता है कि खुदा की कसम यह अपने बाप से भी खिल्लीबाजी करता होगा, और दमड़ी की 4 ताज़ा ककड़ियों की आवाज़ लगाता है। तो इस प्रकार से इन दोनों में झगड़ा दिखाया गया है। उसके बाद क्या होता है, मदारी का आगमन होता है और वो तमाशा दिखाता है। बंदर का नाच उसके विविध करतब दिखाता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बंदर मृदंग बजा रहा है, पतंग उड़ा रहा है, तो इस प्रकार उसका तमाशा दिखा रहा है। और बंदर नाच देखकर जो है लोग पैसे दिया बिना खिसकने लगते हैं। फिर उसके बाद ककड़ी वाला, तरबूज वाला, लड्डू वाला और मदारी, इन चारों का झगड़ा होता है। और कैसे होता है कि सभी अपने जो है मालों की बिक्री के लिए आवाज़ लगा रहे हैं। मदारी के कहने पर बंदर जो है पान की दुकान पर एक आदमी को सलाम करता है। मदारी ककड़ी वाले से कहता है कि ककड़ी दिखाकर हमारा सब आदमी भगा दिया तूने, आया बड़ा ककड़ी बेचने वाला। और उस प्रकार से ककड़ी वाला बंदर वाले से कहता है कि अभी तेरा बंदर बनाकर रख दूंगा। और इसी प्रकार से तरबूज वाला जो है ककड़ी वाले का पक्ष लेता है और कहता है मारो साले इस मदारी के बच्चे को। लड्डू वाला भी कहता है तेरा आदमी भला ककड़ी वाला क्या भगाएगा, जानता नहीं तो पैसे का नाम सुनते ही लोग रफू चक्कर हो जाते हैं, तो खुद ही अपनी कमाई के ठीकरे में छेद करने पर तुला है। तो इस प्रकार से चारों में बहस होती है और उनकी जो है लड़ाई शुरू हो जाती है, चारों की झगड़ा हो जाता है। फिर मदारी जो है वहाँ से चला जाता है और उसके उपरांत जो है फ़कीरों का आगमन होता है, और वे जो है अल्लाह की याद दिलाती हैं रोटियाँ, ऐसा गीत गाकर जो है चले जाते हैं। और फ़कीरों की जो है के गीत सुनकर जो है ककड़ी वाले को एक बात सूझती है, उसके दिमाग में एक बात आती है। तो लड्डू वाला और तरबूज वाला भी जानना चाहते हैं कि उसे क्या नई बात सूझी है, और काफ़ी कोशिश करने के बाद भी ककड़ी वाला रहस्य नहीं बताता है कि उसके दिमाग में क्या बात आई है, और कहता है कि अब देखता हूँ कैसे नहीं बिकती है मेरी ककड़ी। और ककड़ी वाले के ना बताने पर क्या होता है, लोगों में गुत्थम गुत्था हो जाती है, और लड्डू वाले, तरबूज वाला,
रेवड़ी वाला, बर्फ़ी वाला, सब में जो है झगड़ा हो जाता है इस बात को लेकर कि ककड़ी वाले के मन में क्या बात है और उसने क्या नहीं बताया है, और सभी अपने अपने खोमचे छोड़कर जो है झगड़ने लगते हैं। और अवसर पाकर कुछ उचक्के और बाजार के जो लौंडे हैं वो रेवड़िया, ककड़ी, लड्डू आदि जो है वो लूटना शुरू कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, झगड़ा बढ़ जाता है और फ़कीर का आगमन होता है। झगड़ा बढ़ता जाता है, कुम्हार के बर्तन भी टूट जाते हैं, सब अपनी अपनी दुकानें बंद कर लेते हैं। फ़कीर आते हैं और गाना गाते हैं कि मुफलिस की कुछ नज़र नहीं रहती है आन पर, यह दुख वह जाने जिस पे की आती है मुफलिसी। तो इस प्रकार फ़कीर आते हैं और गाना गाते हैं। फिर जो है उसके बाद जो है बर्तन वाला, गीत की समाप्ति के बाद फ़कीर चले जाते हैं। उसके बाद जो है बर्तन वाला ककड़ी वाला से शिकायत के लहजे में कहता है कि खूब लड़े तुम लोग, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा था, क्योंकि उसके काफ़ी सारे बर्तन जो है कुम्हार के वो टूट गए थे। इस प्रकार से ककड़ी वाला भी अपनी पीड़ा बताता है और कहता है कि यहाँ तो यार खा का दिवाला ही निकल गया, कल बारिश में ककड़ियाँ खराब हो गई और 4 आने के उधारी माल में आधा साफ हो गया। ककड़ी वाला भी जो है वो एक अजनबी जो सौदा है उसको गुजरता देखकर कुछ पूछता है। तो उसके बाद जो है ककड़ी वाले का अजनबी से बात करना, और ये अजनबी कौन है, एक सौदा है, और वो जो है उससे कहता है कि क्या आपको शायरी आती है, मेरी एक छोटी सी विनती है, सवाल मेरे पेट से जुड़ा हुआ है कि सुबह से शाम तक फेरी लगाता हूँ, कई हफ्ते हो गए हैं, यदि आप 2-4 शेर मेरी ककड़ियों पर लिख दें तो उन्हें गाकर मैं ककड़ियाँ बेच लूँगा। तो शायर जो होता है वो ककड़ी वाले से अपनी हकीकत बयां करता है और कहता है उस्ताद ज़ौक़ से इस पर एक नज़म लिखवा देने की बातें करता है। शायर जब उसे बादशाह सलामत का उस्ताद बताता है तो ककड़ी वाला मायूस हो जाता है और कहता है कि इतने बड़े शायर भला मेरी सड़ी सी ककड़ी पर क्या शेर कहेंगे। और शायर स्वयं को नौसिखिया कहता है और असमर्थ कहता है और किताब की दुकान की ओर बढ़ जाता है। और तरबूज वाला जो है रास्ते में शायर का मार्ग रोककर तरबूज के गुणगान करने लगता है। शायर भी तरबूज वाले से कहता है ऐसे में तुम्हारा माल नहीं बिकने वाला है, तुम भी किसी मिर्ज़ा या मीर से शेर लिखवा लो और फिर जो है उसे गाना उस और तरबूज की जो है तारीफ़ करते रहना, तुम्हारे तरबूज जो हैं वो बिक जाएंगे। अब तरबूज वाला जो है वो और लड्डू वाला जो है उनकी आपसी बात होती है। तरबूज वाला जो है वो लड्डू वाले के पास जाकर ककड़ी वाले की युक्ति का पर्दाफाश करते हुए कहता है कि अब समझ में आया कि हमारी जो लड़ाई हुई थी कि ककड़ी वाला जो है वो अपनी ककड़ियों पर शेर लिखवाना चाहता था। लड्डू वाला भी उसका मजाक उड़ाता और कहता है ककड़ी वाला वह शेर क्यों नहीं याद कर लेता जो मदारी ने कहा था, खा लो ककड़ी वकड़ी नहीं तो दूंगा लकड़ी। इस प्रकार से वो दोनों जने जो हैं वो ककड़ी वाले का मजाक उड़ाने लगते हैं। और तरबूज वाला जो है इस पर कहता है कि हम लड्डू तरबूज बेचना छोड़कर क्यों नहीं नज़्म कहना और शेर लिखना शुरू कर दें, भूखे मरने से तो ये अच्छा है। तो इस प्रकार इन दोनों की बातचीत चल रही होती है। उसके बाद क्या होता है, शायर और किताब वाले की बात जो है वो शुरू हो जाती है। अब शायर जो है वो किताब वाले के पास पहुंच गया है और एक किताब देखते हुए शेर फरमाता है कि दिल्ली में आज भीख भी मिलती नहीं है, था कल तलक दिमाग जिन्हें ताज़ो तख्त का। तो किताब वाला जो है शेर की दाद देता हुआ मीर साहब को दौरे पड़ने की बात कहता है। हमजोली भी आ जाता है, वहाँ पे एक पात्र है जो मीर साहब द्वारा विभिन्न ज़माने देखने के किस्से बयां करता है। तो किताब वाला शायर और हमजोली की वार्ता के बीच जो है के बीच फ़कीर आते हैं और यह जो है गीत जो है गाते हैं और उसके बाद गाते हैं कि जो खुशामद करके खल्क उससे सदा राजी है, सच तो यह है कि खुशामद से खुदा राजी है। किताब वाला शायर से कहता है कि आपके यहाँ आने से पहले बाज़ार में हंगामा हो गया था, लूट मार मच गई थी, गनीमत समझिए अभी दुनिया में किताबों की इतनी मांग नहीं, वरना इस दुकान पर भी आज आ जाती। एक ककड़ी वाले ने इसकी जो है शुरुआत की थी। इसी के बाद जो होता है एक पात्र और है तज़किरानवीस, उसका आगमन हो जाता है। वो पात्र आता है और उसको आता देख उससे दीनता भरे शब्दों में उसकी विनती सुनने की प्रार्थना करता है, किंतु तज़किरानवीस जो है उसकी ओर त्योरियां चढ़ा के चुपचाप आगे निकल जाता है। फिर तज़किरानवीस के जो है आगे निकल जाने पर शायर यह कहता है कि वह बेचारा 2-4 शेर अपनी ककड़ी पर लिखवाना चाहता था, आपने उसकी बात का जवाब देना गवारा नहीं किया। तो तज़किरानवीस कहता है कि मैं ऐसे वैसे से बात करके अपनी ज़ुबान को ख़राब नहीं करना चाहता। दिल्ली आगरा में इन दिनों लोग जो ज़ुबान बोलने लगे हैं उन्हें सुनकर मैं अपने कान बंद कर लेता हूँ, साहब सुना है कलाम पाक का रेख्ता में तजुर्मा आ गया। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है इस नाटक में। तो शायर के यह कहने पर जो है कि तरक्की का दौर आ रहा है मौलाना, इस पर किताब वाला भी सहमति व्यक्त करता है और बहुत सारी उनके बीच में जो है बातचीत होती है। शायर जो है वो दिल्ली में एक ऐसे कॉलेज खुलने की बात बताता है कि जैसे जहाँ अंग्रेज़ी ज़बान की तालीम मिलती है और उस प्रकार से बहुत सारी बातें उनमें चल रही होती हैं। तो शायर और किताब वाले की जो है वो पुनः बातें यहाँ पर शुरू हो जाती हैं। तो किताब वाला कह उठता है
कि आजकल तो बड़ा ही नास्तिकता का दौर है, यानी जिसको कुफ्र इल्हाद कहते हैं, और इस दौर को बदलने के लिए किसी मुजाहिद यानी कि धर्म योद्धा की ज़रूरत है। हमजोली का मत है कि ज़माने को धर्म योद्धा की बजाय इंसानों की ज़रूरत है। आज इंसान कहीं नज़र नहीं आता। शायर कहता है कि क्या हम लोग जानवर हैं, सब हंस पड़ते हैं। हमजोली का मानना है कि अध्ययन अध्यापन का जो सिलसिला चल पड़ा है, मेरा विश्वास है कि इंसान यहीं से पैदा होंगे। सारे ज़माने में लूट मार मची है, सर्वत्र बेरोज़गारी का आलम है। नए कॉलेजों के खुलने से कुछ लोगों को तो कम से कम रोज़गार मिलेगा। तो इस प्रकार से वहाँ पर शायर भी है, किताब वाला भी है और हमजोली भी है, जिनमें बातचीत चल रही है। तो इस प्रकार से उनमें बात हो रही है। उसके बाद जो है किताब वाला और तज़किरानवीस का जो है फिर आपसी बात जो है इनमें शुरू हो जाती है। तो इसमें बहुत सारे जो है पात्र जो है वो आपस में बात कर रहे हैं। वही इस नाटक में दिखाया गया है कि किताब वाला कहता है तज़किरानवीस से कि मौलाना आपसे कृतियों और कुरान की व्याख्या और पैगंबर की बातों तथा समीक्षा और आलोचनाओं में कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं रहा तलाशें। सुना है दिल्ली में छापाखाना आ रहा है और उर्दू में रिसाले और अखबार छपने शुरू हो जाएंगे। सोचता हूँ कि वहीं कुतुब खाना खोल लूँ और अखबार का सिलसिला जारी करूँ। तज़किरानवीस भी जो है आगरा दिल्ली में लूट और मीर अम्मान खान की दर्दनाक दास्तां, इस प्रकार से बहुत सारी बातें करता है उससे। अब कलकत्ते के नए फिरंगी मदरसे में बैठे किस्सा चहार दरवेश, इस प्रकार से उसका जो है विषय बताता है, लिख रहे हैं और चाहते हैं कि मैं भी कलकत्ते हिजरत करूं, यानी कि वहाँ पर जाऊं। यह रज़ब अली से उन्होंने कहलवा भेजा है, खुद नसरना बेग इस बात पर जोर दे रहे हैं। तो इस प्रकार से उनमें बातचीत चल रही होती है। उसके बाद जो है शायर के ये कहने पर कि नसरल्ला बेग के भतीजे की शादी हो गई, तज़किरानवीस जो है वो असदुल्ला को बड़ा ज़हीन लड़का बताते हुए कहता है कि कम वे में वह फ़ारसी में शेर कहता है जो मुझे भी समझ नहीं आता। इस पर शायर जो है वो 18 से 20 वर्षीय शेख मोहम्मद इब्राहिम जोग की चर्चा करता है, जो अंबर के दरबार में पहुँचे थे और शाह नसीर जैसे अनुभवी का तख्ता पलटकर अब उस्ताद शाह हैं, जिनके पूरे दिल्ली में तूती बोलती है। तज़किरानवीस जो है इस पर कहता है कि अब कैसी दिल्ली, कहाँ का दरबार, कौन से अखबार सानी, दिल्ली के शाही कब्रिस्तान में कुत्ते लौटते हैं और उल्लू बोलता है। तो इस प्रकार से शायर और तज़किरानवीस की काफ़ी लंबी चौड़ी बात चलती रहती है। उसके बाद जो है किताब वाले की दुकान पर जो है एक ग्राहक का आगमन होता है। वो जो है नादिरनामा जो है यानी कि मुंशी मिर्ज़ा मेहदी की जो है रचना है और किस्सा लैला मजनू, ये जो है उसकी किताब वाले से मांगता है वो ग्राहक। इनका उर्दू तर्जुमा होने की बात किताब वाला ग्राहक को बताता है। किताब वाला ग्राहक को किताब दिखाने अंदर ले जाता है और देहातियों की एक टोली बलदेव जी का मेला शीर्षक वाली एक नज़म गाती हुई बाएं रास्ते से आती है और दूसरी ओर से सिखों की टोली आती है जो कि मदह गुरु नानक कविता गा रहे। तो जब वो किताब देखने गया है ग्राहक अंदर, इतने में ये दो टोलियां आमने सामने आ जाती हैं और अपना अपना धर्म का गाना गा रही होती हैं और दोनों में तनातनी हो जाती है और दोनों के लठ तलवार निकल पड़ते हैं और दोनों की लड़ाई हो जाती है। अंत में क्या होता है, गुरु नानक चित्र के आगे दोनों टोलियां नतमस्तक हो जाती हैं और दोनों कविताओं को एक दूसरे में मिलाकर शांतिपूर्वक गायन करते हुए दोनों टोलियां जो है वो निकल जाती हैं। फिर जो है एक हसीना जिसका नाम बेनज़ीर है और एक आदमी बद्र मुनीर, उन दोनों का आगमन होता है। जो हसीना है बेनज़ीर वो बाज़ार में आती है जिसके माथे पर तिलक और हाथों में फूलों का गजरा होता है। उसके पीछे एक शौदा लगा हुआ है। शौदा जो है वो स्वयं को एक लड़का है, स्वयं को इश्क नगर का निवासी और अपना नाम जो है बद्र मुनीर बताता है। तो ये शौदा जो है वो बद्र मुनीर है और वो लड़की जो है वो बेनज़ीर है। तो इस प्रकार से बेनज़ीर जो है हुस्नपुरा की रहने वाली बताती है। शौदा जो है वो बेनज़ीर से कहता है कि रामचंद्र ने लंका फतह किया था, तुम्हारे सुरमा हुस्न ने मेरे दिल का गढ़। दोनों प्रस्थान कर जाते हैं। तो इस प्रकार से वो उसके ऊपर जो है कह सकते हैं फिदा हो जाता है और उसमें इस प्रकार की बात कहता है। फिर तज़किरानवीस जो है और वह शायर की जो है उर्दू साहित्य पर चर्चा होती है, काफ़ी लंबी चर्चा होती है। तज़किरानवीस शायर के पूछने पर शुअराए उर्दू का तज़किरा लिखना बताता है और कहता है कि मियाँ सोज़ के साथ सोहबत थी, उन्होंने ही उकसाया था कुछ लिखने के लिए। तज़किरानवीस और आगे बताता है कि 30 वर्षों बाद अपनी जन्मस्थली से मीर साहिब दिल्ली आए और उल्मा और फुजला से मिले। आज यहाँ कोई नहीं जिनकी सोहबत का लुत्फ़ उठाया जाए। 4 महीने यहाँ रहने के उपरांत वे वापस चले गए। शायर जो है तज़किरानवीस से उसका दीवान देख लेने के लिए निवेदन करता है ताकि उसमें सुधार हो जाए और उन्हें भी शोरा का तज़किरा लिखने में प्रेरणा मिल सके। तज़किरानवीस जो है इसके लिए तैयार हो जाते हैं। ग्राहक जो है जो किताब वाले के अंदर वहाँ किताब देखने गया है उसको लैला मजनू किताब ना मिलने पर वह चला जाता है। तो तज़किरानवीस कह उठते हैं कि ज़माना देखिए, कुतुब खानों में फ़ारसी की किताबें गायब हो रही हैं, नस्ल भी उर्दू में ही लिखी जाती है और फिर कोई तज़किरा
लिखे तो किस लिए। तो किताब वाला कहता है कि मियाँ नज़ीर का एक शागिर्द उनकी एक नज़्म लेकर प्रकाशित करवाने अभी हाल में आया था, भला बताइए कौन पढ़ेगा मियाँ नज़ीर का कलाम। 3-4 आदमी जो है स्टेज पर कह कहे लगाते हुए आते हैं। उसके बाद जो है ककड़ी वाला भी वहाँ पे जो होता है उनके पीछे दौड़ता है, लोग निकल जाते हैं, ककड़ी वाला निराश हो जाता है क्योंकि उसकी कोई ककड़ी बिकती नहीं है। फिर बर्तन वाले के यहाँ पर कुछ लोग जमा होते हैं, उनमें फिर एक हिजड़ों की टोली आ जाती है। तो उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर है, हिजड़ों की एक टोली का आगमन होता है जिसमें करीमन और चमेली ये 2 हिजड़े जो हैं वहाँ पर आते हैं। दर्जी जो है वो रामू को पुकारते हुए कहता है कि घरवाली के पास घुसकर कब तक बैठा रहेगा, बाहर निकल कर यार दोस्तों के बीच बैठो और मिठाई खिलाओ। फिर करीमन जो एक हिजड़ा है वो कहता है कि अल्लाह की अम्मा पीरों का साया, आज के दिन मैं नया जोड़ा लूँगी, और चमेली को भी बुला लेती है। उसके बाद दोनों जने आ जाते हैं। वो फिर जो रामू है वो इन हिजड़ों को हटाने के लिए कहता है और चमेली कहती है कि आज के दिन ये डांट डपट कैसी। करीमन भी जो है लड़के की सलामती की दुआ देती है जो कि हिजड़ा है, और कहती है कि आज नहीं गाऊंगी तब कब गाऊंगी। बर्तन वाला भी मटका बजाकर गाता है। दर्जी की मांग पर हिजड़े जो है धार्मिक गीत गाते हैं। थे घर जो ग्वालिनों के लगे घर से जा बजा, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। इतने में जो है इसके बाद हिजड़ों की टोली के बाद दरोगा का आगमन होता है और सभी बिखर जाते हैं, सभी भागने लगते हैं। दरोगा किताब वाले की दुकान पर आकर जो है जो केनारी बाजार में दंगा फसाद हुआ था उसके विषय में पूछताछ करते हैं। किताब वाला कहता है कि ये तो आए दिन की बात है, कुंजड़ों में लड़ाई हो गई थी, एक ककड़ी वाले की सब शरारत थी, दुकानदार तो बेचारे मुफ्त में पीसे। दारोगा हर दुकानदार पर 1-1 रुपया जुर्माना लगा देता है। दारोगा तरबूज वाले से ककड़ी वाले की ठोर ठिकाने के विषय में पूछताछ करता है तो वे कहता है कि उसी बदमाश ने बलवा कराया था। लड्डू वाला भी कहता है कि एक आदमी के पीछे हम सब गरीब मुफ्त में क्यों मारे जाएं, गेहूं के साथ घुन भी क्यों पीसे। इस पर तरबूज वाला कहता है कि ये सब कर्मों का फल है, जिंदगी है तो भुगतना भी पड़ेगा। इसके बाद जो होता है दरोगा जब पूछताछ करता है उन पर जो है जुर्माना लगा देते हैं। उसके बाद नज़ीर की नवासी आ जाती है जो कि पंसारी की दुकान पर आती है और गीत गाती हुई आती है और पंसारी की दुकान पर नाना के लिए आम का अचार मांगती है। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं किशन कन्हैया का बालपन। मियाँ नज़ीर के विषय में पंसारी जो है नवासी से पूछता है कि कहाँ है वह, उनसे कहो कि जुल्म पर कोई कविता लिखें। हमजोली जो है तस्किरानवीस से मिर्ज़ा मियाँ नज़ीर के विषय में शायरों में हैसियत जानना चाहता है। तो इस प्रकार से वहाँ पे उसकी नवासी के आगमन पर भी बातचीत होती है और फिर उसके बाद शुरू हो जाती है मियाँ नज़ीर पर चर्चा। वहाँ पर लड़की जो है पंसारी से जो अचार ले गई थी उसको वापस करने आती है। कारण पूछने पर नवासी कहती है, मियाँ नज़ीर की एक पर्ची दिखाती है जिस पर कुछ नज़म लिखी होती है। पंसारी जो है रामू वो नज़्म पढ़कर सुनाता है। फिर गर्म हुआ आन के बाजार चूहों का, क्या ज़ोर मज़ेदार है अचार चूहों का। हंसी से बेकाबू पंसारी जो होता है दोने में से मसाले में लथपथ एक मरा चूहा निकालता है जो कि वो ले गई थी, वापस ले आई है। उसमें जो है एक नज़्म लिख कर भेज दी है मियाँ नज़ीर ने। सुन लिया अपने मियाँ नज़ीर का काव्य स्तर, और सारे जो वहाँ पर लोग बैठे होते हैं वो सब हंसने लगते हैं। किताब वाला कहता है कि मियाँ नज़ीर तो शरीफ घराने के आदमी हैं, उन्हें अपनाना सही तो अपने ख़ानदान वालों की इज्जत का ख्याल होना चाहिए। तस्किरानवीस भी शायर से कहता है कि जिस शख्स की तमाम उम्र पतंगबाजी मेले ठेलों की सैर आवारागर्दी में निकली हो तो उसे कैसी हया। इस पर शायर कहता है कि आखिरी उम्र में एक सूफ़ी साफ़ी की ज़िंदगी बसर करने लगे हैं, उनसे अन्यथा सुना है कि वह बाज़ार के लौंडों के साथ गाते बजाते और कोठों के चक्कर लगाया करते थे। अब शाम हो जाती है। शाम होने पर जो है कोठा वहाँ पर जो बना हुआ है वहाँ पर महफिल जमती है और शोधा और दरोगा का वहाँ पर झगड़ा हो जाता है। अंदर से जो है कोठे पर वहाँ पे शोधा आता है, उसके पीछे बेनज़ीर आती है। गाने के दौरान लोग आते रहते हैं। एक फ़कीर हरी कफनी पहने लंबी दाढ़ी वाला आता है जिसके हाथ में जलते हुए लोभान की थाली होती है, वहाँ पे धुआं फैला जाता है। वो एक आदमी गजरे लेकर लोगों की कलाइयों में बांध रहा होता है और शोधा बेनज़ीर को कुछ सुनाने के लिए निवेदन करता है। बेनज़ीर मियाँ नज़ीर की नज़्म सुनाने के पूर्व कहती है कि मेरी आप बीती समझकर सुने। खुरेज करिश्मा नाज सितम गमज़ों की झुकावट वैसी है, बोसों की चिपक बगलों की लिपट सीनों की मिलावट वैसी है। फिर गाने के दौरान जो है इतने में दारोगा वहाँ पर आ जाता है और बेनज़ीर इशारों से उसको सलाम करती है। शोधा जो है वो बेनज़ीर की आप बीती सुनकर वाह करता है और उसके बाद जो है बेनज़ीर कहती है कि इधर मुद्दत से तशरीफ़ नहीं लाए हैं। शोधा कहता है कि मुझे मुलाकात की ख्वाहिश है और दारोगा जो है बेनज़ीर को एक तरफ बुलाकर अंदर चलने के लिए कहता है और इतने में बेनज़ीर जो है सरदर्द की बात कहकर कल तशरीफ़ लाने के लिए कहती है। शोधा को जब देखता है दारोगा तो वो कहता है, मुझे चराती हो, यह कौन है। शोधा दरोगा से दो हाथ करने के लिए उतारू हो जाता है और बेनज़ीर जो है वो शोधा को रोक लेती है और दारोगा के जाने पर बेनज़ीर शोधा को अंदर बुला लेती है।
तो इस प्रकार दोनों में झगड़ा होता है, सौदा और दारोगा में। फिर वहाँ से दारोगा जो है वो चला जाता है। उसके बाद जो है दारोगा ककड़ी वाले के पास पहुंच जाता है और कहता है इतनी देर कहाँ रहना, जुर्माना थाने में देने के लिए कहता है। ककड़ी वाला कहता है कि सुबह से मैंने कुछ नहीं बेचा। उसके बाद जो है यहाँ बात ख़त्म हो जाती है। फिर शायर और किताब वाले की बात जो है वो प्रारंभ होती है। शायर किताब वाले से पहले संस्करण में कितनी किताबें छापने के विषय में जब पूछता है तो किताब वाला 500 प्रतियाँ बताता है। शायर 1 रुपये पेशगी की मांग करता है। इस पर किताब वाला शायर से कहता है कि क्या आपको मालूम नहीं कि अब तो लेखक आपकी लागत पर किताब छपवाते हैं, अपनी लागत पर, मतलब खुद पैसे देने पड़ते किताब छपवाने के लिए। इस प्रकार से इन दोनों में काफ़ी बातचीत चलती रहती है। इतने में जो है फ़कीर वहाँ पर गाते हुए आ जाते हैं। गाना होता है वहाँ पर, पैसे ही का अमीर के दिल में ख्याल है, पैसे का ही फ़कीर भी करता सवाल है, पैसा ही फोड़ा पैसा ही जाहो जलाल, पैसे ही का तमाम यह रंगो जमाल, पैसा ही रंग रूप है पैसा ही माल है, पैसा न हो तो आदमी चरखे की माल है। ककड़ी वाला जब इस नज़्म को सुनता है तो बहुत गौर से सुनता है और बड़ी मायूसी के साथ कहता है कि मेरी ककड़ी पर कोई नज़्म नहीं लिख देता। वह बाहर जाने लगता है कि यकायक एकदम से शाह साहिब पुकार लगाता हुआ बाएं रास्ते से बाहर आता है। फ़कीर गाते हुए वापस आते हैं मगर फ़कीर ककड़ी वाले को नहीं मिलते। ककड़ी वाला सिर पकड़कर बैठ जाता है और फ़कीरों का गाना हवा में गूंजता है और पर्दा यहाँ पर जो है तेज़ी से गिरता है और यहाँ पर पहला अंक जो है वो समाप्त हो जाता है। तो अंत में अगर हम देखें तो पहले में इतने सारे पात्रों की आपसी बातचीत हुई और इसमें सार ये निकल कर आया कि ककड़ी वाले की ककड़ियाँ अभी तक नहीं बिकी हैं। वो हर जने से कोशिश करता है कि उसकी किसी प्रकार से कोई ककड़ी पर नज़्म लिख दे, लेकिन वह नहीं हो पाता। अब द्वितीय अंक की शुरुआत होती है, किस प्रकार से होती है। फ़कीर द्वारा जो है पर्दा जो है, फ़कीर उसी गिरने के बाद जो है उठने से पहले फ़कीर उसी तरह हॉल से गुजरकर पर्दे के सामने खड़े होकर बंजारा नामा सुनाते हैं। टुक हिरसो हवा को छोड़ मियाँ, देख विदेश फिरे मारा, सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। तो फ़कीर चले जाते हैं, सुबह हो चुकी है। कुछ दुकानदार जो हैं वो दुकानें खोल रहे हैं, फेरी वाले जो है आवाज़ लगा रहे हैं। तो दूसरे दिन की शुरुआत दिखाई गई है द्वितीय अंक में। प्रातः बेला, दुकानों का खुलना, फेरी वालों का आवाज़ लगाना। अब जो है यहाँ पे शुरुआत कैसे होती है, दूसरे दिन की ककड़ी वाले की बातें होती हैं और शायर और हमजोली का दुकान पर आगमन होता है। जो है ककड़ी वाला कहता है कि सुबह सुबह सिपाही बाज़ार में चक्कर क्यों लगा रहे। तरबूज वाला किसी सिपाही को न देखने की बात करता है, जबकि लड्डू वाला कहता है अबे काली तुझे पकड़ने के लिए आए होंगे। शहर और हमजोली भी आ जाते हैं दुकान पर। ककड़ी वाला शुक्र मनाता है कि यदि पुलिस वाले पकड़ कर ले गए तो आराम से खाना तो मिलेगा, कम से कम यहाँ तो पेट पर पत्थर बांधे बांधे दिन भर टांगे तोड़ता हूँ। इतने में जो है किताब वाले की शायर से जो है बातचीत फिर शुरू हो जाती है। वह चौधरी गंगा प्रसाद साहब से क्या बातें हुई, किताब वाला शायर से कहता है, यह पूछता तो है कि शायर बताता है कि वे पहले आपसे मिलकर कुछ पुराने मामले पर बात करेंगे, फिर नई किताब के विषय में सोचेंगे। किताब वाला स्वयं को मुद्दत से उनका कर्जदार बताता है। इतने में पतंग वाला हाथ में तोते का पिंजरा लिए गुनगुनाता हुआ आकर दुकान खोलता है। वह रामू से कहता है, सुना तेरे यहाँ लड़का हुआ है और खूब ढोलक बजी। उसके बाद बर्तन वाले के वहाँ बर्तन वाला भी यह पूछता है और उस बर्तन वाले और पतंग वाले की जो है आपसी बातचीत शुरू हो जाती है और तज़किरानवीस का जो है किताब वाले की दुकान पर आगमन होता है। पतंग वाला बताता है कि मियाँ नज़ीर के साथ तैराकी का मेला देखने गया था। आने पर मालूम पड़ा कि दुकान पर जुर्माना हो गया है। बैठे बिठाए अच्छी चपत लगी, क्योंकि वहाँ पर दरोगा ने जो है 1-1 रुपये की लगा दी थी, जो जुर्माना लगाया था। इसके बाद तज़किरानवीस किताब वाले की दुकान पर आता है और उनकी सनकी सी दाढ़ी देखकर दोनों हंस पड़ते हैं। बर्तन वाला भी पतंग वाले को बर्फ़ी देते हुए पूछता है कि तोता साथ लेकर तैरने गए थे क्या। इस पर पतंग वाला बताता है कि वह पिंजरा हाथ में उठाए दरिया पार करता है। हर तरफ सर ऐसे दिखाई देते थे मानो तरबूज तैर रहे हो। किताब वाला भी कहता है कि मियाँ नज़ीर इस बुढ़ापे में भी दरिया किनारे अर्धनग्न परियों का तमाशा देखने गए थे। तज़किरानवीस कहते हैं, बुढ़ापा इंसान का मिजाज नहीं बदल देता, पुरानी आदतें कैसे छूटेंगी। हमजोली आगरा के बाहर तैराकी मेला को काफिर कहता है, जिसका कितना हसीन और शायराना मंजर होता है। तबीयत शिरकत करने ऐसे हसीन मौजू पर शेर की होती है। शायर कहता है कि बस कुछ इस तरह कहना शुरू कर दें कि कुछ बार पैरते हैं, कुछ पार पैरते हैं, इस आगरा में क्या क्या यार पैरते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी उनकी आपसी बातचीत चलती रहती है। फिर हामिद का जो है पतंग वाले की दुकान पर आगमन होता है। एक लड़का है हामिद
जो कि पतंग वाले की दुकान पर आता है और कहता है कि कल कहाँ गए थे। पतंग वाला कहता है कि कल तैराकी का मेला देखने गया था। हामिद भी कहता है कि आपने पतंग वतंग बेचना छोड़ दिया क्या। तो पतंग वाला कहता है कि भला पतंगबाजी और पतंग फिरोशी हमसे कैसे छूटे। विविध प्रकार के पतंगों का नाम बताना शुरू कर देता है। वो बताइए कौन सी पतंग दूं। हामिद पतंग वाले से कहता है कि अपनी ज़िंदगी में इन पतंगों के इतने नाम नहीं सुने थे मैंने। अंततः वह 25 कोड़ी में दो धारियाँ वाली पतंग लेकर चल पड़ता है। फिर किताब वाला जो है वो हामिद को बुला लेता है और तज़किरानवीस से कहता है, मौलाना ज़रा इस लड़के के मुंह से उस्तादों के कलाम सुनिए। जैसी शक्ल पाई है बाखुदा वैसी ही आवाज़ पाई है। तो हामिद जो है उन्हें गज़ल सुनाता है। कासिद तू मेरा नाम तो लीजो न वे, लेकिन क्यों तूने पढ़ा इश्क व मोहब्बत का रिसाला। शायर भी वहाँ पे होता है। वो आश्चर्य से पूछता है कि यह मियाँ नज़ीर की गज़ल है। किताब वाला हामिद को कहता है कि तुम्हें तो उस्तादों के पूरे पूरे दीवान हिफ्स याद हैं। हिफ्स है, हिफ्स मतलब याद है। पतंग वाला नज़ीर की तैराकी का मेला वाला नज़्म सुनाने हामिद से कहता है। हामिद सुनाता है, अदना गरीब मुफलिस जरदार पैरते हैं, इस आगरे में क्या क्या यार पैरते हैं, जाते हैं उनमें कितने पानी में साफ सोते, कितनों के हाथ पिंजरे कितनों के सर पर तोते। तो इस प्रकार से वो हामिद भी जो है गज़लें सुनाता है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है हामिद का गज़लें सुनाना, यहाँ पर ये इसमें ये सारी बातें चल रही होती हैं वहाँ पर। उसके बाद जो है किताब वाला हामिद से कहता है बस करो मियाँ, और लोगों से कहता है कि यहाँ जमा क्यों हो, कोई मदारी का खेल चल रहा है। किताब वाला जो है वहाँ पे गुस्सा होता है। इतने में ककड़ी वाला बाई तरफ से अंदर आता है और ककड़ी वाला मुर्दा आवाज़ में पैसे की 6 ककड़ी की आवाज़ लगाता है। और हामिद कहते हैं कि मैं पतंग खरीदने आया था, कोई यहाँ पर शेर सुनाने की गरज से नहीं आया था। पतंग वाले के निवेदन पर हामिद तैराकी वाला नज़्म सुनाता है और खोमचे वाले सहित कई जमा हो जाते हैं। फिर पतंग वाला भी जो है कलाम सुनाता है, न गुल अपना न खार अपना न जालिम बागबां अपना, बनाया आह किस गुलशन में हमने आशियाँ अपना। सब हवा कर लेते हैं। इतने में उसके बाद जो है एक अंधे भिखारी का एक स्त्री के साथ आगमन होता है, जो कि गाते हैं, पहले नाव गणेश का लीजे शीस नवाए, जासे कारज सिद्ध हो सदा मुहूर्त लाए, सुन लो यारा ध्यान धर महादेव का ब्याह, महिमा उसकी भी रहे जिसका नाम नज़ीर। तो भीड़ में एक आदमी जो है हरी कफने पहने खड़ा हो रहा है। पतंग वाला उसे पहचान लेता है और कहता है, अरे मंसूर हुसैन, ये क्या हुलिया बना रखा है। फ़कीर चुपचाप खड़ा रहता है। एक आदमी जो है कहता है कि इन्हें हमने कभी बात करते नहीं सुना। बेनी प्रसाद कहता है कि 1 वर्ष से इनकी यही स्थिति है। सब जने जो हैं वो उस आदमी के बारे में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो है मंसूर हुसैन को जो है देखकर बेनी प्रसाद पतंग वाले की जो है वो बातचीत शुरू हो जाती है। आपसी बातचीत वो करते रहते हैं। बेनी प्रसाद कहता है कि इनके विषय में सुना है कि दक्कन से वापसी के दौरान झांसी के करीब ठगों ने इनके सारे घोड़े और माल असबाब लूट लिए। कभी ये मथुरा में दिखे तो कभी मेरठ में देखे गए। पतंग वाला कहता है कि जो है फालिस का असर है या जुनून का दौरा है। बेनी प्रसाद भी बहुत तरह की बातें करता है इनके बारे में। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि इश्क सादिक का असर है ये। पतंग वाला मंसूर हुसैन को संवेदनशील बताते हुए मियाँ नज़ीर से उनकी मुलाकात और उनके नित्य के संबंधों के विषय में किस्से सुनाता है। तो इस प्रकार से देखें तो मंसूर हुसैन के बारे में बहुत सारी बातचीत होती है बेनी प्रसाद और पतंग वाले की आपस में। फिर जो है पतंग वाला हामिद से जो है नज़ीर का कलाम सुनाने के लिए कहता है, जिसका हर शेर बेनज़ीर है। हमीद सुनाता है, कहते हैं जिसको नज़ीर सुनिए टुक उसका बयां, इज़्ज़त व हुर्मम के साथ पारचा ओ जा आबो जा। सब वाह वाह कह देते हैं। और इतने में जो है मियाँ नसीर की जो है नवासी और मदारी इन दोनों का फिर से आगमन हो जाता है वहाँ पर। मियाँ नज़ीर की नवासी इठलाती कूदती गुनगुनाती हुई आती है, क्या कहूँ मैं किशन कन्हैया की बालपन, वही वाली जो गाना था वही गा रही होती है वो। मदारी भी आ जाता है, उसके पीछे बच्चे होते हैं और वहाँ पर रीछ का नाच होता है। मदारी जो है अपना नाच वाच दिखाकर वहाँ से चला जाता है। नज़ीर की जो नवासी है वो उसको पतंग वाला खींचकर जो है अपनी दुकान पर लाता है। पतंग वाले के कहने पर कि नाना से पैसे जट लिए होंगे, तो नवासी कहती है हमारे नाना ने हम उनके पैसों को हाथ नहीं लगाते, खिलौना घर में पड़ा था। तो नवासी भाग खड़ी होती है और पतंग वाला हंस पड़ता है। इतने में जो है ककड़ी वाला जो है उसका पतंग वाले से मियाँ नज़ीर का जो है वो पता पूछना जो है वो शुरू हो जाता है। ककड़ी वाला उनका पता पूछता है पतंग वाले से। वो कहता है कि मुझे उनका पता बता दो ताकि मैं ककड़ी पर 2-4 शेर लिखवा सकूं। पतंग वाला कहाँ लगाकर कहता है कि इस काम के लिए मियाँ नज़ीर से बेहतर आदमी आपको नहीं मिलेगा। दिल्ली निवासी ककड़ी वाला पतंग वाले से मियाँ नज़ीर का निवास स्थान पूछता है और वो जो है बताता है उसके बारे में।
फिर उसके बाद जो है एक अजनबी आता है किताब वाले से और उससे काफ़ी सारे प्रश्न पूछता है और वो जो है उससे गुस्सा हो जाता है। अजनबी उससे कहता है, कलाम नासिक नाम की किताब मांगता है। किताब वाला पतंग वाले का गुस्सा जो है अजनबी पर उतारते हुए कहता है कि मियाँ नासिक कल के छोकरे हैं। अजनबी द्वारा ये पूछे जाने पर कि यहाँ इतने लोग इकट्ठा क्यों हैं, किताब वाला गुस्से भरे शब्दों में कहता है कि आपकी तरह जाहिल है, एक जाहिल का कलाम सुनने के लिए जमा हुए हैं। सुबह से दुकान खोलकर बैठे हैं, लोग तरह तरह के सवालात लेकर पहुंच जाते हैं, खरीद फरोख्त की तो कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि हामिद से बहुत सारे शेर वहाँ पे लोग सुन रहे थे, इसलिए वो चिढ़ जाता है पहले से ही। इतने में जो है वहाँ चौधरी गंगा प्रसाद आ जाते हैं और उनकी किताब वाले से बात होती है। वे आकर कहते हैं कि आपने किस मसखरे को किस गरज से मेरे पास भेज दिया। किताब वाला सफाई देता है अपनी और कहता है, मैं क्यों भेजूंगा, उन्हें किताब छपवाने के लिए पैसे चाहिए थे, मेरे पास कहाँ से आए पैसे। गंगा प्रसाद किताब वाले को आगरा की खबरें भेजने के लिए आगरा में ही रहने की सलाह देते हैं। तो किताब वाला इस प्रस्ताव पर कि आप एक अखबार उर्दू में भी निकालें, तो गंगा प्रसाद उर्दू के कम पाठक होने की बात कहकर खारिज कर देते हैं। गंगा प्रसाद अखबार का काम शुरू करने और इसके जरिए पैसे आने पर पुस्तकों को छपवाने की बात करते हैं और यह भी राय व्यक्त करते हैं कि ये फिजूल का काम है। तो इस प्रकार से यहाँ किताब वाले से उनकी बातचीत भी खत्म हो जाती है। फिर जो है शौदा, उसको सिपाहियों द्वारा पकड़ा जाना, अगला बिंदु ये वाला आता है। बेनज़ीर के कोठे से शौदे के उतरते सिपाही उसे पकड़ लेते हैं। तो वो शौदा उनसे कहता है कि मुझे क्या समझ के पकड़े हो। तो पहला सिपाही कहता है कि कल इसने यहाँ फसाद करवाया था, जो कि ककड़ी वाले के कारण हुआ था, कहने को लोग जो कह रहे थे। दूसरा सिपाही कहता है कि हम नहीं जानते, हमें तो हुक्म मिला है। शौदा दारोगा के विषय में उन सिपाहियों से कहता है कि बड़ा नामर्द निकला तेरा दारोगा का बच्चा। तो पहले सिपाही और जो है दूसरे सिपाही और फिर बर्तन वाला, इन सब में जो है बहुत सारी बातें होती हैं। वहाँ पर बेनी प्रसाद भी होता है। तो इस प्रकार से सौदे को लेकर जो है लोगों में बातचीत शुरू हो जाती है कि उसको क्यों पकड़ कर ले गई, जब यहाँ झगड़ा हुआ था ककड़ी वाले के यहाँ पे तब तो वो था भी नहीं यहाँ पे। बर्तन वाला कहता है कि इसके कपड़े सूरत, इसके हाथ का गजरा, ऐसा कोई आदमी तो कल शाम तक बाजार में था ही नहीं, ये तो आदमी दूसरे शहर का लगता है, यह दूसरे शहर का आदमी है, तो यहाँ बलवा कैसे कर सकता है। तरबूज वाला भी कहता है क्यों नहीं करा सकता है। बर्तन वाला सबको अपनी खैर मनाने और बढ़ चढ़कर नहीं बातें करने के लिए कहता। तो सौदे को लेकर काफ़ी सारे लोगों में बातचीत चलती रहती है। उसके बाद ककड़ी वाले का जो है वहाँ पर आगमन हो जाता है। बड़ा चेहरा खिला होता है और होठों पर उसके गाना होता है, बच्चे भी उसके पीछे शोर मचा रहे होते हैं। और ककड़ी वाला गाता है, क्या प्यारी प्यारी मीठी और पतली पतलियाँ हैं, गन्ने की पोरियाँ हैं, रेशम की तकलियाँ हैं। तरबूज वाला गाता हुआ आता है, अब तो बाजार में बिकते हैं सरासर तरबूज, जिस तरफ से देखिए बेहतर से बेहतर है तरबूज। लड्डू वाला गाता है, हमको तो हैंगे दिल से खुश आए तिल के लड्डू, हमने भी गुड़ मंगवा कर बंधवाए तिल के लड्डू। इस प्रकार से ककड़ी वाला, तरबूज वाला, लड्डू वाला नाचते गाते बाहर निकल जाते हैं। दारोगा का आगमन जो है बेनज़ीर के कोठे पर होता है। उसके बाद जो है इस प्रकार से बातचीत उनमें चलती रहती है और बेनज़ीर कहती है दारोगा से कि वादा तो आपसे भी है, फरमाइए किस चीज़ से शुरू करूं। पानदान खाली देकर बेनज़ीर कहती है, किसी को फिक्र नहीं हुई कि बाजार से 4-5 पान खरीद लाता। दारोगा जो है मंसूर हुसैन के विषय में पूछता है कि क्या आपके प्रेमियों में से एक है। बेनज़ीर उनका इतिहास बताती हुई कहती है कि उन्हें तो बहुत पुराने प्रेमी बताती है अपना, अब उन्हें अपने नाम से चिढ़ हो गई है। लोग कहते हैं कि जिस दिन ये बोलना शुरू करेंगे माहौल बेहतर हो जाएगा। मंसूर हुसैन पान ला कर देते हैं। दारोगा जब मंसूर हुसैन का नाम लेता है तो वह घबराकर बाहर चले जाते हैं। फ़कीर जो है उसके बाद अंत में आदमी नामा गाते हुए आते हैं और सारे कलाकार कोरस में मतलब सब मिलजुल कर गाते हैं। दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुफलिसो गदा है सो है वह भी आदमी, अच्छा आदमी भी आदमी ही कहाता है ए नज़ीर, और सब में जो बुरा है सो है वह भी आदमी। और गाने वालों की आवाज़ आती है। इसके पहले हमने पॉइंट पढ़ लिया था दारोगा का बेनज़ीर के कोठे पर आगमन। उसके बाद गाने वाले गा रहे हैं, सभी इकट्ठे मिलकर गाते हैं। साजों की ध्वनि आती है जो कि बहुत ऊंची हो जाती है और उसी के साथ पर्दा गिर जाता है और यहाँ पर नाटक समाप्त हो जाता है। तो देखें बहुत सारे पात्र, उन बहुत सारे पात्रों के आपस में बातचीत, बहुत सारे शेर, बहुत सारी कविताएं। ककड़ी वाले के कारण वहाँ पर युद्ध हुआ, लड़ाई हुई वहाँ पर सबकी आपसी, लेकिन उसका जो इल्ज़ाम है वो शौदा पर आया। शौदा को पकड़ लिया गया और ककड़ी वाले की नज़्म भी लिखी गई, उसने भी अपने गा गा कर ककड़ियाँ बेच दी। तरबूज वाले ने भी अपने गा गा कर तरबूज बेचे, लड्डू वाले ने भी गाए। तो मतलब किसका करा हुआ कौन भुगत रहा है। इतने बड़े बाजार का दृश्य, यही सब को लेकर यह नाटक जो है वो लिखा गया है। काफ़ी सारी बातें हैं, कितनी बातें हैं आपस में, और इतनी सारी नज़्म, इतनी सारी कविताएं, इतने सारे शेर हैं इसके अंदर, नाटक के अंदर। तभी ये नाटक जो है काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था, क्योंकि एक प्रकार से जो है जब गानों के साथ नाटक गाया जाता था पहले के समय में, तो लोग जो है उसको पसंद करते थे।
तो आशा है आपको ये नाटक जो है समझ में आ गया होगा। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर आपको हमारी PDF चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर न्यूनतम शुल्क देकर हमारी जो भी PDFs हैं वो ले सकते हैं। नाटक की PDF अभी इकाई 8 की नहीं डाली है, जब नाटक सारे पूरे हो जाएंगे उसके बाद जो है इनके संवादों को और लिख कर जो है आपको जो है PDF डाल दी जाएगी वेबसाइट के ऊपर, तो वहाँ से भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार आप लॉकडाउन में घर में हैं तो पढ़ते रहिए, अपने समय का सदुपयोग कीजिए।